सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज उपस्थित है, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिता जैन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे प्रमोटर भी हैं समवाय फाउंडेशन की, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी कोई जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, ठीक। तो हम लोग बात शुरू कर रहे थे चैप्टर 11, उसको तिवारी जी ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है और कोशिश करेंगे थोड़ा सा वहीं पर जो और चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नर्वस पर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है। तो अभी हम उसको शेयर करता है, शेयर कर दे रहे हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये हम लोग मसल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मसल सेल में हम लोगों ने पढ़ा, किताब आप सब जो जिनके पास किताब है वो लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें दो बहुत गुण होते हैं। क्या है? संकुचन। संकुचन, ये सब लोगों को आवाज आ रही ना? समझते हैं? यस सर, आ रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें रिजेनरेशन इसमें नहीं होता है और नर्वस टिश्यू में नहीं होता है। हम लोगों ने टिश्यू पढ़े 5 है, बेसिकली 4 ही, लेकिन फिर भी 5वां तो लिक्विड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी नर्वस टिश्यू और इसमें दोनों में कोई भी रिजेनरेशन नहीं होता। मतलब इस मामले में अब रिजेनरेशन आपको लगता होगा कैसे होता, वो आगे समझेंगे। तो हम लोग मूवमेंट पहले समझें कि शरीर में हम बेसिक चीज बता रहे हैं ताकि ये समझ जाए कि मसल्स को आप समझना शुरू कर दें कैसे। मूवमेंट क्या, मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, हमारे शरीर में मूवमेंट क्या होते हैं। तो हमारे शरीर के जो मूवमेंट है अंदर से, तो पहला हमारा मूवमेंट है एमीबॉयसिस, एमीबॉइड। एमीबॉइड मतलब एमीबा की तरह। एमीबा का कहीं आपने अगर पढ़ा हो तो एमीबा का जो मूवमेंट होता है, वो अगर कहा जाए कि इस तरह मान लीजिए कोई अमीबा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई, तो उसमें कोई भी जब वो जाएगा और यहाँ पर एक कोई बैक्टीरिया है, छोटा समझ लीजिए, तो इस बैक्टीरिया को करने के लिए वो इस पूरे सिस्टम को ऐसे फैला लेगा, उसकी हाथ बना लेगा ऐसे, फिर इस सिस्टम को इधर से कर लेगा ऐसे, और करते करते इसको घेर लेगा अपने उसमें। दिस इज एमीबियोसिस। वो एमीबॉइड मूवमेंट क्या करेगा, इसको घेर लेगा और ये अंदर कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। दिस इज सिस्टम। समझ में आया? वो हाथ बढ़ाएगा, मैं चित्र उतना बढ़िया नहीं बना पा रहा हूं, वो हाथ यूं बढ़ाएगा। हेलो, आवाज आ रही? जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर, वो अपने आकार को चेंज कर लेता है हाथों की तरह और उसको इनगल्फ कर लेता है और खाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक। जो मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे है ना, हम लोकोमोटर सिस्टम में मूवमेंट। तो जो फैगोसाइटोसिस होती है हमारी, जिसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि फैगोसाइट्स होते हैं, यानी सिपाही जो होते हैं वो हमारे दुश्मनों को मारते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो वो फैगोसाइटोसिस का तरीका यही है आपका, ठीक है। तो ये पहला मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा होगा शरीर में, सिलिया। हम लोगों ने पढ़ा ना, सिलिया होते हैं, सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, सिलिया हर जगह होते हैं, ह्यूमन सेल्स में भी होते हैं और जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल्स में भी ये सिलिया होते हैं। अब क्या सिलिया क्या है, जब हम लोग देखिए तो सिलिया दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और एक और शब्द आपने सुना हो गया, विलाई।
विलाई पढ़ा हम लोगों ने कहीं पर? यस सर, इंटेस्टाइन में। एसआई में एसआई में पढ़ा है? सर एक विली मूवमेंट ब्रेन में भी होता है क्या कोई? हाँ वो भी मतलब पता ना जो पढ़ा है उसकी बात। जी सर। ठीक, तो अब देखिए सिलिया क्या है, ये वर्चुअली ये प्रोटीन के बने हैं। तो पहले तो ये आप समझिए कि हम लोग जो है सिलिया ये प्रोटीन के बने हुए हैं नंबर एक, और ये करते क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आगे बढ़ने में मूवमेंट में मदद करते हैं, ऐसे होते हैं नाव की तरह, जैसे नाव को चलाते नहीं डांड, तो वो ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो यूं करते हैं, तो इससे तो सिलिया तो कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में, शरीर में? देखिए सिलिया का हम लोग सबसे पहले जो हम लोग लंग्स अभी पढ़ रहे थे, तो लंग्स में सिलिया होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो अगर आपके अंदर तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस निकलता है, और सिलिया होते हैं, तो म्यूकस में कोई बैक्टीरिया जो गया वो फंस जाता है, म्यूकस उसको फंसा लेती है, मतलब वो वहीं चिपक जाता है, चिपकना होता है ना, तो चिपक गया। अब उसको निकालने के लिए सिलेरी मूवमेंट होता है, ये सिलिया मूवमेंट धीरे धीरे उसको करके ऐसे बढ़ाती है आगे, यूं यूं बढ़ाती है, और अंत में जाकर के आपको म्यूकस जो अगर कभी कफ में जमा होता है, तो वो जो है ये सिलिया की मदद से, क्योंकि म्यूकस में फंसा हुआ है, उसको उसकी मदद से और ये बाहर निकालती है, तो ये सिलेरी मूवमेंट कहलाता है। ये सिलिया का मूवमेंट है, प्रोटीन के बने हुए ये मूवमेंट होता है। एक सिलिया का मूवमेंट और भी होता है, फेलोपियन ट्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां भी होता है। वहां एक को मूवमेंट कराने के लिए ये सिलेरी मूवमेंट होता है, वो भी सिलिया होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि एक कैन नॉट मूव, तो वहां मूव कराने के लिए सिलेरी मूवमेंट होता है, तो दो जगह मूवमेंट होता है। तो एक दूसरा मूवमेंट ये हो गया। ठीक, एक और मूवमेंट होता है फ्लैजिला, हम लोग पढ़े होंगे कभी, फ्लैजिला होंगे वो क्रोमोसोमल में, वहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेल में, वो मेल में होता है, वहां फ्लैजिला होता है, वो मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट की वजह से वो आगे बढ़ता है। ठीक, अब तो हम लोग विलाई में और सिलिया में बस अंतर ये जाने कि विलाई तो हमारे जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, वो जो है बहुत अधिक मूवमेंट नहीं करते हैं, दे डोंट मूव, लेकिन सिलिया मूव करते हैं। तो ये हम लोग का विलाई में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों वहां पर विलाई होते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपका स्पेस है उसको बढ़ाना होता है, तो उतनी देर में जहां पर कि आपको एब्जॉर्प्शन करना है, उस एब्जॉर्प्शन के लिए वो अपना स्पेस बढ़ा लेते हैं, तो वो वहां साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, वहां उनका ये काम होता है। सर विलाई तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो एसआई की वॉल से चिपका रहता है, उसका ही एक फॉर्मेशन है। हाँ, वो मूव नहीं करते, वो यस सर। मूव नहीं करते, सिलिया मूव करता, बस ये अंतर है। ये प्रोटीन के बने हैं, वो प्रोटीन के नहीं बने, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, वहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। ठीक, तीसरा, अब तीसरा हमारा मस्कुलर, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट है, सबसे अधिक शरीर में यही होता है। ठीक, अब ये दो तरह का होता है, एक हम लोग वॉलंटरी बोलते हैं और एक हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में होता है, तो इनवॉलंटरी मूवमेंट कौन सा है, हम लोग बता सकते हैं कौन सा है? सर कार्डियक मसल्स में। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। यस सर। दूसरा लंग्स में भी सर। लंग्स में कहाँ पर? लंग्स का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये है मसल्स, जहाँ होगा मसल्स। हाँ वो तो है, लेकिन मेन बताइए, बहुत सबसे बड़ा जो है हमारे सबसे हम लोगों ने तिवारी जी बार बार चर्चा करते थे उसका। यस सर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यस सर। है ना, ये तो अंदर ही शरीर के अंदर हो रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। यस सर। बातों में लगातार हो रहा है, कहीं कुछ मालूम पड़ नहीं रहा क्या मूवमेंट हो रहा है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये इनवॉलंटरी मूवमेंट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हिज हार्ट, जो भी फंक्शन कर रहा है, कोई अंदर का ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, जो नहीं मालूम है वो है। अब
सर तब तो सेगमेंटेशन मूवमेंट भी आएगा इसी में ना, इनवॉलेंट्री में। सभी सभी सेगमेंटेशन नहीं, सेगमेंटेशन में मूवमेंट नहीं होता भाई, केवल यहीं पर होता है, एक ही जगह होता है, वो अपनी जगह वो आगे बढ़ता ही नहीं है, नहीं बढ़ता सर, ही वो नहीं। मूवमेंट होगा तब तो ऊपर नीचे भी तो मूवमेंट ही हुआ ना सर। ऊपर नीचे मूवमेंट है लेकिन बढ़ता नहीं उससे, मतलब एक स्पेस आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ता। यस सर, ठीक है सर। तो अब हम लोग वॉलंटरी कौन होते हैं, जैसे हम लोग हाथ पैर हिलाते हैं, काम कर रहे हैं, ये है। और एक एब्डोमिनल मसल का जो मूवमेंट है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक बताइए कौन तरीका जो आप लोग करते हैं वो इनवॉलंटरी वॉलंटरी। नहीं समझी, क्या कहा सर आपने? एब्डोमिनल मसल इनका मूवमेंट, एब्डोमिनल मसल्स का मूवमेंट। ये तो नहीं पता है सर, याद नहीं आ रहा है। अरे योगिक क्रियाओं में लोग करते हाँ, हैं। यस सर, उसमें तो प्राणायाम वॉलंटरी होता है ना सर वो तो। वॉलंटरी होगा क्योंकि बाबा रामदेव जैसे तमाम लोग करते हैं, पेट को अंदर ले जाना, तो मसल से तो है, कोई भी मूवमेंट होगा बिना मसल के संभव नहीं है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोगों ने मसल्स पढ़ा था, 5 तरह के होते हैं, वो टिश्यू। तो टिश्यू में कितने हैं? इपिथेलियल नंबर 1। इपिथेलियल माने सर ऊपरी लेयर, टिश्यू का सबसे जो ऊपरी। कोई भी लेयर, इंटरनल लेयर भी, यस सर। वो एंडोथेलियम जरूर कही जाती है, वो टिश्यू को एपिथेलियम है, पहले समझ लीजिए। ये कोई भी ऑर्गन है, उसके एक नीचे लेयर है, एक यहाँ लेयर है, कवरिंग है, ये भी कवरिंग तो है, वो इंटरनल कवरिंग है। तो कोई भी कवरिंग एपिथेलियल कही जाएगी, एंडोथेलियम उसको नाम देंगे विशेष रूप से, लेकिन वो टिश्यू है एपिथेलियम। ठीक, किसी भी ऑर्गन को संभालने के लिए एक बाहर की आवरण है, एक अंदर आंतरिक आवरण है, तभी तो वो सुरक्षा है उसकी। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। दूसरा हमारा ये मस्कुलर हो गया। तीसरा हमारे पास कौन सा है? टिश्यू में जो सबसे बड़ी आप बोलते हैं ब्लड, हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू मत बोलिए उसको, वो आप लिक्विड कनेक्टिव बोले या कनेक्टिव तो कनेक्टिव है, वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। ठीक है, तो 3 हो गए। चौथा कौन सा हुआ टिश्यू में? मसल टिश्यू। मसल टिश्यू तो हमने कहा, मसल टिश्यू कह दिया, एलियल कह दिया और कनेक्टिव कह दिया। चौथा एक और होता है सर एंडोथेलियम होगा कुछ, एंडोथेलियम। नर्वस, ओके सर। हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। यस सर, यस सर। तो नर्वस टिश्यू तो है। तो टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू बेसिकली होते हैं। आप उनको पहले 5 प्रकार पढ़े, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। वो जो तरल वाला कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसी श्रेणी में आएगा। ठीक, अब मसल टिश्यू क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 50% शरीर भार इसी का होता है। ये आप उस दिन बता रहे थे, तिवारी जी बताए थे। अब आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक समझ लीजिए। जब शरीर आपका बना, शायद तिवारी जी बताए थे, जब शरीर आपका बना तो बनने में जर्म लेयर बनी, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जर्म लेयर बन जाती है। तो जर्म लेयर माने जर्मिनेशन के लिए, है ना, वही आगे डेवलप होती है। तो उसमें 3 लेयर बनी। एक लेयर कहलाई गई एक्टोडर्म, मतलब बाहरी। एक कहलाएगी मेसोडर्म, जो कहेगी मध्य वाली, और एक कही गई इंडोडर्म। ठीक है, इंडो से माने अंदर वाला, मेसो से माने बीच वाला, एक्टोडर्म माने बाहर वाला। तो एक्टोडर्म से हम लोगों का नर्वस टिश्यू बना, जो टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो टिश्यू बना, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बना। मेसोडर्म से मसल टिश्यू बना, ये मस्कुलर टिश्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 2 हो गए, एक एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू, एक हो गया मेसोडर्म जिससे मसल टिश्यू। अब तीसरा जो हमारा कौन सा? एपिथेलियल था। तो एपिथेलियल बताइए कहां से बनना चाहिए? अंदाज लगाइए। इसी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं।
वो आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि सर थेलियम, इपिथेलियम तो बाहरी लेयर है, तो स्किन। नहीं, हमने दो चीज कही। हमने कहा पहले नर्वस टिश्यू बना एक्टोडर्म से, यस सर, मसल टिश्यू बना मेसोडर्म से, यस सर। ठीक है। तो अब ये वाला टिश्यू किससे बनना चाहिए? इपिथेलियम। एपिडर्म, क्यों? एपिडर्म क्यों? सर। इंडो इंडो नहीं, एंडो है, एक्टो है और बीच। एक तो बाहर का है एक्टो, हाँ, एक अंदर का है इंडो और एक मेसो। तो इपिथेलियल टिश्यू का रोल देखिए। इपिथेलियल टिश्यू मैंने अभी क्या कहा, हम लोगों ने क्या कहा कि क्या है? हम लोगों ने कहा कि बाहरी लेयर। टिश्यू हर जगह है, वो तो हाँ जी, ओके। हर कवर में है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, हर जगह कवरिंग में। ब्रेन में भी जो होगी वहां कवरिंग होगी, तो वो तीनों से बना हुआ है। तो समझ में आ गया? नर्वस टिश्यू बना एक्टोडर्म से, बाहरी से। मेसो से बना मसल टिश्यू। लेकिन ये जो तीसरा एक टिश्यू बना हमारा, ये सबसे बना, इसमें सब सारे भाग शामिल हुए, क्योंकि ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू था जो शरीर के किसी भी ऑर्गन के बाहरी आंतरिक दोनों के लिए। चलिए अब स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स, दो मसल्स की बात चर्चा किया था तिवारी जी ने। हम लोग कहें कि स्मूथ मसल्स क्या है और स्केलेटल मसल क्या है? एक बार बताओ, और बता चुके हैं आप लोगों को। सर सॉरी सर, आज रिवाइज करके नहीं बैठा है, इसलिए कोई बात नहीं, नहीं, सर लग रहा है जैसे आ रहा है, सुना हुआ है, लेकिन आंसर नहीं कर पा रही हूँ सर। नहीं। सर स्मूथ, हार्ट की होती है क्या स्मूथ मसल? हाँ, यस स्केल- एग्जैक्टली, ठीक है। हार्ट होती है, तो उसमें तो हमारा कोई आशय, वो कोई हमारा अधिकार है? नहीं है सर, सर। वो तो Can we इनवॉलंटरी। control? हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते ना, वो अपने आप नहीं हो। सर। तो वो जो है, ये ऐसे ऑर्डर जो स्मूथ मसल्स ऑर्गन को जाते हैं सीधे ऑर्गन को, और उसके संचालन करते हैं लीवर, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, वो स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल वो हैं जिन पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। हमारा ब्रेन कहता है कि हाथ हिलाओ, तो हम हाथ हिला रहे हैं। ये हम कह सकते हैं, रोक सकते हैं, हम कहते नहीं हाथ हिलाएंगे। ठीक, क्लियर? तो ये जो स्केलेटल मसल है, वो आपकी ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी है, वो इनवॉलंटरी है स्मूथ मसल्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक है। तो जो आंतरिक है, उसी को हम लोग विसरल मसल भी बोलते हैं, विसरल। और आप समझिए, आप लोगों ने कहा होगा, कभी कभी पढ़ा होगा विसरा। जो विसरा है वो विसरल से बना हुआ है ना, विसरा वही है विसरल। कोई जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं तो विसरल की यस बात, सर, वही वो विसरल। ऑर्गन्स का ही कुछ लिक्विड है, या वो उनकी उसमें देखते हैं कि भाई इसके बेसिस क्या है। चलिए आगे। तो हम लोग दो चीजें होता है, तो कार्डियक मसल्स हमारी जो है वो हमारी स्मूथ मसल्स हुई, क्लियर। स्केलेटल मसल वही जो हमारे हम लोग हाथों पैरों में गति में करते हैं, वो हो गई। अब इनको विशेषताएं सबकी ये है कि कार्डियक मसल्स की सबसे अधिक विशेषता क्या है कि स्मूथ मसल तो है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट पे है। मतलब एक ऐसे सेल का है, सेल उसमें न्यूक्लियस तो एक ही होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस एक उसमें होगा, दूसरे वाले सेल से जुड़ा होगा, लेकिन उनका जुड़ाव होगा, एक सेल से दूसरे सेल का जुड़ाव ऐसा होता है कि वो एक साथ फंक्शन करते हैं सब। ऐसा और किसी में जल्दी है नहीं। ठीक, मतलब जल्दी इसमें नहीं, लेकिन हार्ट वाले में स्पेशली वो है, वो पूरा उनके बीच में स्पेस भी होता है, उनके पास अटैचमेंट भी होता है। जैसे दरवाजे कर दिए तो मकान बना फिक्स पैटर्न सर, दरवाजा बना पैटर्न दीजिए, कह सकते हैं क्या सर? वैसे तो है। फिक्स पैटर्न कह सकते हैं क्या सर? उसको फिक्स पैटर्न होता है उनका। हाँ, वो इस पर एक पट्टी पे है ना, ठीक है, बस इतना। तो ये हम लोग फिर ये स्मूथ मसल्स में अगर माइक्रोस्कोप से देखें आप, तो कोई लाइन नहीं होती, तो इसलिए उनको बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड।
नॉन स्ट्राइट मतलब स्ट्राइप्स नहीं होती है तो स्ट्राइट नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं। तो ये तो जो भी विसरल मसल्स होंगी वो स्मूथ मसल्स होंगी और उसमें कोई लाइन नहीं होती है, जैसे हार्ट की मसल है या ये जितनी मसल आप इंटरनल वाली बोलेंगे। लेकिन स्ट्राइटेड माने होता है लाइन होना। तो जो हमारी ये मसल्स हैं इन सब में देखिए धारियां पड़ी होंगी, सब में धारियां पड़ी होंगी। ये छोटी बड़ी धारियां डार्क वाली और वाली पड़ी होती है। तो ये इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनमें धारियां पड़ी होती हैं ये, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको दिखाई दे। क्लियर? यहाँ तक हो गया क्लियर? तो हम थोड़ा वो रिफर करा दें फिर आगे हम लोग नर्वस में आएंगे। तो स्केलेटल मसल हम लोगों ने कहा कि वॉलंटरी है, हमारी इच्छा पर निर्भर है, स्ट्राइटेड है मतलब इसमें स्ट्राइप्स है, एक गहरी धारी उसके बगल में कम गहरी, फिर गहरी, फिर उसके बगल में कम गहरी, ये इसी सीक्वेंस से है। विसरल है, विसरल माने शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स के लिए है, वो इनवॉलंटरी है, स्मूथ है। कार्डियक है, इनवॉलंटरी है लेकिन उसमें थोड़ा सा स्ट्राइटेड भी है, थोड़ा सा हल्का स्ट्राइट है, मतलब बहुत भी नहीं है लेकिन हल्का है, लाइनें हल्की है। अब हम लोग स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, ये जो मसल है जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मसल देखिए उस दिन पूरा उन्होंने बताया था, एपीमाइसियम पेरीमाइसियम सब बताया था। क्लियर? याद है? थोड़ा रिवाइज है कि नहीं? ठीक है, रिवाइज था ना? तो ये जो देखिए ये जो आपका बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये जो ये जो एरिया है आपका, नहीं ये जो ये वाला ये एक तो ये दिखाई दे रहा है ना, सिगरेट इसमें लग रहा है ना कि सिगरेट कितनी रखी हुई है। तो ये जो होती है ये आपको जैसे भी लग रही हो लेकिन ये सीधी होती है, बिल्कुल सिलिंड्रिकल। ठीक है, नंबर 1 इसकी विशेषता क्या है? सिलिंड्रिकल होती है बिल्कुल जैसे सिगरेट की तरह। इसके बाद इसमें धारियां माइक्रोस्कोप से देखने पर गहरी और हल्की धारियां दिखाई पड़ती हैं। इसमें कई सेल होते हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस इसमें बहुत मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये है कि जब कभी एम्ब्रॉय लेवल पर जब आप भ्रूणावस्था में इनके उसमें कई सेल मिल गए, इसकी वजह से इनको वहां पर कई न्यूक्लियस हो गए हैं, इसलिए इनको, लेकिन ये सब उसकी विशेषताएं हैं। अब हम लोगों ने कहा कि नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू नहीं बढ़ते, नहीं रिजेनरेट नहीं करते। हमने कहा ना रीजनरेशन नहीं होता। तो आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा कि नर्वस टिश्यू को तो आप नहीं जानते, लेकिन इसको तो आप जानते हैं कि बाइसेप्स बनते हैं, ट्राइसेप्स बनते हैं, ये कहां से बढ़ती है? एक प्रश्न हो सकता है ना, बाइसेप वाली है ना। देखिए तो पहले थोड़ा बताऊं, जो एंडोमाइसियम माने जो अंदर वाले बिल्कुल यही सब है सेल्स। देखिए ये पूरा मान लीजिएगा, इसको पूरा मान ले मसल सेल, मसल को मसल सेल कहा जा सकता है। उसके अनेक टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको मायोफाइब्रिल वगैरह सब में बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं, इसमें एंडोमाइसियम होगा, फिर इसके इसी वाले ये चार, ये जो ये एरिया है वो एंडोमाइसियम का हो जाएगा, फिर इसके बाहर वाला ये वाला आपका पेरी हो जाएगा, और ये आपका ईपी हो जाएगा, और तब ये पूरा सेल में। तो इसी सेल मसल सेल के अंदर तमाम होते हैं, उन्हीं का स्ट्रक्चर। अब जो एक बात आ रही थी आप लोगों की कि सार्कोलेमा, तो सार्कोलेमा तो हम लोग क्या कह रहे थे, किसकी बात, किसकी क्या इकाई है, कहने की है नीतू जैन, चलेगी क्या? तो सार्कोलेमा को हम लोग बोल रहे थे कि सार्कोलेमा हमारा एक जो है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल नहीं कहा था हम लोगों ने, कहा कि सार्कोलेमा हमारा स्ट्रक्चरल है,
क्योंकि स्ट्रक्चर मसल सेल का एक ही है, एक मसल सेल का। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको मिला करके हम लोगों ने कहा कि वो स्ट्रक्चर हमारी इकाई है। इसलिए सार्कोलेमा जो बाहर है, बिल्कुल बाहरी उसमें है, वो हमारे एपीमाइसियम के बाद जो सार्कोलेमा जो इसके अंदर होगी, एपीमाइसियम की पहले होगी सार्कोलेमा, वो हमारी जो है स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है हमारा पूरे उसका मसल सेल का। लेकिन जो एंडोमाइसियम में ये जो बने हुए हैं, इनको मायोफाइब्रिल भी बोलेंगे। अगर इसको मायोफाइबर बोलेंगे तो इनको फाइब्रिल बोल देंगे, और छोटा हो गया है। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि आर्ट वेना कावा है, सुपर वेना कावा तो वेन्स है, वेन्स के पहले वेनुएल्स है, वैसे ही कैपिलरीज है, फिर आर्टियोल्स है, फिर आर्टरीज है। वैसे ही बाहरी जो हमारा वो है मसल से, तो मायोफाइबर उनको कह दिया, फाइबर की तरह है। मायोफाइबर के अंदर जो है मायोफाइब्रिल है, तो उन मायोफाइब्रिल की वजह से पूरा लंबाई में है, पूरी लंबाई में ऐसे है। अब अगर उसका कोई, जैसे एक ट्रेन का डिब्बा हो और हर ट्रेन हो, और उस ट्रेन में हर डिब्बे आपको कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता रखते हो, तो अगर ट्रेन के डिब्बे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पूरी ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी? बस ये समझना है। तो उस डिब्बे को जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, छोटा डिब्बा कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए तो दूसरा डिब्बा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर किसी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो वो 10 मीटर की हो जाएगी। यही इसमें विशेषता है इसकी कि हमको मसल सेल की जो लंबाई है वो घटानी पड़ती, कॉन्ट्रैक्ट करती है तब एक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर एक्शन होता है, इसीलिए इसके लिए फंक्शनल इकाई जो बोल दिया गया है वो सार्कोमियर बोल दिया गया है। क्योंकि वो सार्कोमियर इस छोटे, इस जो अंदर ये बना हुआ है दिखाई पड़ रहा है ना, ये छोटा वाला, ये भी सिगरेट की तरह है। ये सिगरेट का पूरा उसी तरह बंडल निकाल, जैसे ये निकला हुआ ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। तो अब जब ऐसे निकाल देंगे इसको, तो इसमें जो अंदर होगा सार्कोमियर, मतलब छोटा सा स्पेस होगा, कंपार्टमेंट होगा, उस कंपार्टमेंट को सार्कोमियर बोलेंगे। उस सार्कोमियर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको सार्कोलेमा भी प्रभावित होगी, क्योंकि सार्कोमियर सारे छोटे छोटे हो जाएंगे तो पूरी की पूरी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए उसको फंक्शनल इकाई कहा गया है। अब हम लोग आगे आए, भाई आगे हम लोग देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट तो डेवलप जो इसका है, रीजनरेशन नहीं होता, तय है जैसे नर्वस टिश्यू का रीजनरेशन नॉर्मली नहीं होता, अब कभी कभी मानने लगे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रिपेयरिंग होती है, रीजनरेशन नहीं होता। वैसे ही मसल सेल में नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से मसल्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? तो वो स्पिंडल शेप हो जाती है, हम कहते हैं मसल दिखाओ, तो मसल इसलिए होता है, रीजनरेशन तो होता नहीं। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो मसल सेल डैमेज होती है। जब आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल सेल डैमेज होती है। तो मसल सेल की जब रिपेयरिंग होती है तो आप क्या करते हैं, जैसे डैमेज होता है तो आपको जो वहां एक्सरसाइज कराता है वो कहता है प्रोटीन खाइए। क्यों? मसल से डैमेज हुई है तो वो प्रोटीन देता है आपको। तो इस सेल की विशेषता ये कि अपने को रीजनरेट नहीं करेगी, लेकिन रिपेयर तो करेगी। तो डैमेज होने पर तो रिपेयर करती है। तो रिपेयर करने में पहले की अपेक्षा अगर पहले 2 मीटर की है या 2 सेंटीमीटर की है तो अब 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो और बड़ी हो जाएगी। फिर आप मेहनत करेंगे, फिर और डैमेज होगी। जब डैमेज होगी तो फिर रिपेयरिंग होगी, तो अब 4 की जगह 6 हो जाएगी। फिर आप मेहनत करेंगे, फिर टिश्यू टूटेंगे, फिर मसल टिश्यू टूटेंगे, मसल सेल टूटेंगे, फिर उसको रिपेयरिंग होगी, प्रोटीन खाएंगे, रिपेयरिंग होगी, फिर वो 6 की जगह 8 हो जाएगी। इस प्रोसेस में मसल्स आपकी बढ़ जाती है, बट दिस इज नॉट रीजनरेशन। क्लियर? ये बताने का उद्देश्य था ताकि समझ जाए कि भाई कैसे हम लोगों का मसल। अब नाउ
अब हम लोग ये देखें, है आपको दिख रही स्पिंडल शेप, लेकिन है ये सिगरेट की तरह है, बिल्कुल लंबाई में एक तरह, लंबाई में ऐसे हैं, ये बाहर के बाई कनेक्टिव टिश्यू बाहर के जो है वो है, अदरवाइज वो उसमें नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं कि जो इसको अब ये कैसे फंक्शन करता है, मतलब जो आप बता रहे हैं कि अब ये हम लोग क्या कहें, ये क्या है, देखिए दो हड्डी, एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, तो इन दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस होता है, दोनों हड्डियों के बीच में, यहाँ जो ये वाला है देखिए, ये हम लोग ने क्या दिखाया है, ये कोई हड्डी है ना, ह्यूमरस क्या है, पर हाथ है ये, तो हाथ की वो ह्यूमरस होगी ना। सर इसके हाथ की हड्डियों के नाम याद नहीं है सर। नहीं, ऊपर वाले तो ह्यूमरस होता है ये वाले, और ये ओके वाले सर। जो है रेडियस अल्ना दो होती है। हाँ, ठीक है, रेडियस और अल्ना, यस सर, ठीक। वही याद है सर। हाँ क्लियर, कोई बात नहीं। तो ये जो दो हड्डियां हैं, ये जो मिलती हैं, तो वो मिलती है लिगामेंट से, दो हड्डी जो मिलेगी वो लिगामेंट्स होंगे, क्लियर। हड्डी जोड़ से मतलब एक साथ नहीं जुड़ी होती नहीं है, उसमें स्पेस होता है, वो स्पेस को कवर करते हैं लिगामेंट्स। जैसे एग्जाम्पल क्या बताएं क्या, जैसे मान लीजिए कोई ये है ऐसे, फिर दूसरी हड्डी मान लीजिए ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जुड़ी नहीं रहती, बल्कि इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। तो एक दूसरी हड्डी ऐसी जुड़ी रहेगी लिगामेंट से। जी जी सर, हड्डी को हड्डी लिगामेंट से जुड़ती है, हड्डी से हड्डी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया दो बोन के बीच में जो लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिगामेंट्स में है, तो दो बोन, तो बोन के बीच में आपको लिगामेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो उसको फॉर्मूला के लिए आप अगर नोट करना चाहें तो BLB, बोन लिगामेंट बोन, बोन BLB का रिलेशनशिप है वहां पर, बोन लिगामेंट एंड बोन, तो ये इस तरह बोन जुड़ जाएगी। टेंडन क्या है, लिगामेंट ने ज्वाइंट कर दिया, वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है हड्डी का। अब देखिएगा टेंडन क्या है सर, मसल और बोन को जोड़ती है। हाँ वेरी गुड, मसल और बोन को जोड़ने वाली टेंडन होती है। अब इसकी विशेषता समझ लीजिए, ये जो जोड़ा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ये टेंडन है, ठीक है। इतना पोर्शन समझ लीजिए टेंडन है ये वाला, और इतना पोर्शन इधर भी जुड़ा हुआ है, ये भी टेंडन है। अब इसको विशेषता समझिए, इस टेंडन का, ये तो ह्यूमरस में जुड़ा हुआ है पहले वाला, ये हमारी क्या है मसल, इस मसल का एक टेंडन क्या है, ये हार्ड टिश्यू, मतलब कोई वो नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर है, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन लिगामेंट वो टेंडन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो लेकिन इनकी विशेषता ये है कि कोई भी मसल का जो लिगामेंट वो है, जो टेंडन है, वो एक हड्डी से एक होगा तो दूसरी हड्डी से दूसरा होगा, उस हड्डी से नहीं होगा। देखिए एक जुड़ा हुआ ह्यूमरस से टेंडन, और दूसरा जुड़ा हुआ किससे, अल्ना या रेडियस से, ठीक है। जी सर, दिखाई दे रहा है ना सर, ये वाला ऊपर वाली से जुड़ा हुआ है ना सर, ये तो है? एक ये जो अपने कलाई के बाद वाला जो कोनी से पहले है, वो कौन सी हड्डी से सर? अल्ना। दो ही तो, रेडियस अल्ना दो है। यस सर। तो हम कह रहे हैं कि अब मत जाइए कि रेडियस अल्ना में दोनों में से किसी से जुड़ा है, ठीक जी। लेकिन ऊपर वाला जो है वो जुड़ा, अगर उसी हड्डी से, उसी ह्यूमरस से ऊपर जुड़ा होता और इसी से जुड़ा होता तो मूवमेंट नहीं कर पाता। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि टेंडन जो है वो हार्ड टिश्यू है, वो मूवमेंट नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जबकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब देखिए कैसे मूवमेंट होता है, ये बताना चाह रहे हैं। जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मसल इतनी लंबाई में है, अब मान लीजिए ये इतनी लंबाई में हो जाए,
तो ये क्या करेगी, ये इसको खींचेगी, तो ये टेंडन जो है इस हथेली को खींच देगी ऊपर उठा देंगे, ये वाली हड्डी है इसके ऊपर उठा देंगे, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ये हड्डी नीचे चली जाएगी। क्लियर, समझ में आएगा कि नहीं? जी सर। टेंडन, एक टेंडन जुड़ा ह्यूमरस से तो दूसरा टेंडन ह्यूमरस से नहीं जुड़ा, उसी के कनेक्टिव जो टेंडन था वो जुड़ा दूसरी हड्डी से, और इस वजह से मूवमेंट होता कि जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल यूं करेगी, यूं जैसे करेगी तो उस वो खींच लेगा टेंडन, दूसरा वाला खींच लेगा तो वो हाथ हथेली उठ जाएगी, और अगर उसने रिलैक्स कर दिया तो फिर हथेली में वो ये ह्यूमरस और अल्ना अपनी जगह पे आ जाएंगी। इस तरह मसल का मूवमेंट होता है। ये मसल मूवमेंट के लिए आपको थोड़ा सा बताना था। ठीक है सर। ठीक है, तो वहां क्या होता है, मसल, टेंडन और बोन, वहां रिलेशनशिप क्या है, मसल टेंडन बोन, मसल टेंडन फिर बोन, वो रिलेशनशिप है, और उसका BLB था। अब जो है हम लोग अब आगे आए तो सर यहाँ जे से क्या मतलब है, MTJ? ये MTJ लिखा हुआ है ना सर, मसल टेंडन, और हाँ, जे से मसल टेंडन जंक्शन बोल दिया होगा, जंक्शन। ओके हाँ, सर, मसल ठीक सर। टेंडन जंक्शन, ठीक है। वो उससे बहुत अधिक वो नहीं है, वो फिगर तो कहीं वहां से लिया है, तो हम बताने के लिए कि मतलब कैसे आपको ये समझ जाए कि ये वाला ये टेंडन से जुड़ा हुआ है, ये टेंडन हड्डी से जुड़ा हुआ है, इससे ये दूसरी हड्डी से जुड़ा हुआ है। अगर उसी हड्डी से जुड़ता तो मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से फर्क क्या पड़ता, हड्डी तो ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जी जी। लेकिन मूवमेंट के लिए इसने कर दिया। नाउ अब जो हम बताना चाह रहे हैं वो एक जो उसमें छूट गया था उस दिन, जो उस दिन छूट गया था वही बताना है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया आपका ये देखिए, ये मेन है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ना उसमें किताब में? हेलो, जी सर, नर्वस, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर। अरे जैसे ही नर्वस, उस दिन तिवारी जी लास्ट में कह रहे थे ना कि ये सर मिस हुई थी सर, तिवारी जी वाली क्लास मिस हो गई थी सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, उसमें एक पेज नंबर 138 में 139 में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का उल्लेख है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट वो है जो आपको नर्वस सिस्टम में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग का मसल, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, पहले कुछ पढ़ा जो जानते हैं कि हमारी सेंसरी नर्व जो कोई भी स्किन से जाएगा, कोई भी टच का होगा, प्रेशर का होगा, पेन का होगा, दर्द का होगा, दाब का होगा, ताप का होगा, वो सूचना जाती है ब्रेन पे। ये हम लोगों ने पढ़ा। जब ब्रेन में कोई चीज हुआ तो ब्रेन में एक्शन हुआ, एनालिसिस हुई, एनालिसिस होने के बाद ब्रेन ने कोई चीज कहा कि आप ये काम करिए, तो वो जो ब्रेन की सूचना आती है वो मसल में आती है, इसीलिए मसल का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस मतलब। अब देखिए जब कभी ये मूवमेंट होगा तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए, ये देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सर पेज नंबर कौन सा बताया सर आपने? पेज 139। ओके सर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सर ये BHP का बता रहे हैं कि सर आप? हाँ BHP। ओके ओके सर, ठीक सर। तो BHP में देखिए, ये देखिए एक्सॉन, हम लोग क्या जानते हैं ना कि एक्सॉन के माध्यम से कोई संवेदना जाती है, मोटर नर्व कहाँ से भेजेगा? मोटर नर्व जो होगी वो एक्सॉन ही तो होंगे, डेंड्राइट रिसीव करते हैं, इसको समझ लीजिए, डेंड्राइट सूचना गैदर करते हैं, न्यूक्लियस को देते हैं बॉडी, जो बॉडी होती है बीच में, स्ट्रक्चर आपको दिखाया था ना एक बार पिछली बार,
अभी फिर दिखा देंगे, वो स्ट्रक्चर कहीं पड़ा होगा। तो वो स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। ये आप लोग सब देखिए, पहले देखिए तब बताइए। ये जो है बाहर वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये। जी सर। तो ये आपके डेंड्राइट्स हैं जो सूचना गैदर करते हैं, मतलब लेते हैं, ये रिसीव करते हैं। ये सूचना कोई आई, यहाँ पर रिसीव किया, और ये हमारी क्या है, सेल बॉडी। ये न्यूक्लियस वाला जब पूरा एरिया है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ इसमें है, ठीक है। जी। फिर इसके बाद ये सूचना अगर इनको भेजना है दूसरी जगह, संवेदना बताना है, किसी को कोई आदेश देना है, कुछ बताना है, तो ये लेके जाते हैं, और ये हमारे कहलाते हैं एक्सॉन। ये पूरा देखिए एक्सॉन है, ये पूरा लंबाई में फैला हुआ है ऐसे, ये एक्सॉन। क्लियर, यही बताना है। तो ये जो एक्सॉन है, इन्हीं पर ये इनको देखिए एक्सॉन लिखा हुआ है। नर्व इंपल्स यहीं से जाती है, यहाँ से पूरा, और ये बीच में जो है, जो माइलिन शीथ से ढका हुआ है, वो माइलिनेटेड कहलाता है, और जो माइलिन शीथ से नहीं ढका है वो नॉन माइलिनेटेड कहलाता है। बस ये अंतर है। तो ये दिखाने का उत्तर यही था। तो अब ये न्यूरॉन, वो जो न्यूरॉन आया वो यहाँ पर आया, तो जब न्यूरॉन कोई मोटर इंपल्स लेके आता है, तो वहां इसको बोलते हैं, इसको एक शब्द नोट कर लीजिए कहीं, एक्शन पोटेंशियल। वो पढ़िए के बाद में, एक्शन पोटेंशियल होता है, और दैट इज ड्यू टू सोडियम, दैट इज ड्यू टू सोडियम होता है। तो एक्शन पोटेंशियल हो गया, जिसकी वजह से वो सूचना आगे ट्रांसफर हुई। तो वो सूचना क्या है, ये कोई आदेश होगा, मोटर नर्व है तो मोटर लेके आ रही है, तो ये मोटर ये पर आई देखिए, और आने के बाद जब ये लास्ट में पहुंचती है, तो ये अपने को कई क्या है, ये कई हैंड्स कह लीजिए, कई भागों में बांट लेती है। यही एक्सॉन, एक ही एक्सॉन है, और ये एक्सॉन आई और इसने कई को अपने को भागों में बांट लिया, और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर और अधिक टर्मिनल बना लिया। टर्मिनल कहलाएंगे ना, टर्मिनल माने अंत हम खत्म हो गया, ये टर्मिनल कहलाएंगे किसके, एक्सॉन के टर्मिनल। और ये एक्सॉन टर्मिनल के नॉब बन गई, देखिए नॉब बन गई, और ये आपकी मसल है जिस पर ये एक्ट कर रही है, ये मसल है जिस पर एक्ट कर रही है। तो क्या हुआ, पहला सिद्धांत ये कि जैसे ही मोटर इंपल्स आई एक्शन पोटेंशियल से जनरेटेड, वैसे ही आकर के जब बिल्कुल लास्ट में जहां मिलना होगा, वहां पर अपने को अनेक भागों में विभक्त करेगी, अनेक टर्मिनल में बनाएगी, और एक एक जो इसका एक्सॉन का टर्मिनल होगा, वो एक एक से संपर्क करेगा, एक एक नर्व से, उसे मसल सेल से संपर्क करेगा। क्लियर, ये पहली बात समझ जाइए, आगे बढ़े, बोलते जाइए, ताकि यही समझाना है, ये कठिन है, आगे चल के फिर सब सरल हो जाएगा। तो यानी ये इंपल्स यहाँ से आई, जनरेट हुई, और ये आ रही है, ये डायरेक्शन है उसका, ये आने का डायरेक्शन, ठीक, यहाँ से आई, और आने के बाद यहाँ पर ये जो एक्सॉन है, इसने अपने को कई भागों में विभक्त किया, भागों में बांटा, और वहां पर ये टर्मिनल बन गए, ये छोटे छोटे टर्मिनल बन गए, ये छोटे छोटे नॉब दिखाई पड़ रहे हैं, नॉब बटन के तरह के ये नॉब दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बना दिया इसने। कहा क्यों जंक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि यह है यहाँ पर न्यूरो माने न्यूरॉन, मस्कुलर माने मसल, जंक्शन माने दोनों का मिलन स्थल। हो गया क्लियर? जी सर। बढ़िया समझिए, धीरे समझना है। तो हम उसी को एक सिंगल का दिखा रहे हैं कि सिंगल में कैसे है, वो यहाँ पे दिखाया था ना। तो एक सिंगल समझ लीजिए कि एक सिंगल कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है सर, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये एक्सॉन है एक, अब इस एक्सॉन के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, जो बताइए काम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? अब ये हम लोग नहीं बोले कि भाई हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया काम ही भूल जाएंगे। करता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सेमेस्टर 1 कोई स्टूडेंट है, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? भाई देखिए, ये चीजें इंटरनेट को इंटरेक्शन में थोड़ा सा चाहिए ना, थोड़ा, क्योंकि ये बेसिक चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है। एक ही तो काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। सर पावर हाउस है सर ये। पावर हाउस है, मतलब पावर बनाता है ना, पावर जी हाउस सर, काम नहीं जी बनेगा। सर, पावर पावर बनाता है, मतलब उसको एटीपी ऊर्जा बनाता है। अब आप कहिए 4th सेमेस्टर 5 में एटीपी बनाता है। पावर हाउस तो फर्स्ट वाले कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एटीपी अणु बनाता है। एटीपी अणु माने वही अणु है जो हमारी करेंसी है, इस तरह हमको बताना है। करेंसी है हमारी, एटीपी अणु बनाता है। एटीपी अणु से ही हम तो काम कर पाएंगे। इसको तो पूरा काम करना, अभी तो काम किया ही नहीं, ये तो आया है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो ऊर्जा कहां से लाएगा? किसको कहेगा कि तुम ये काम करो? नहीं, इसलिए इसको तो लगातार चाहिए ऊर्जा। हर काम मूवमेंट हुआ तो भी ऊर्जा, सबके लिए ऊर्जा खर्च होती है। चलने, दौड़ने, खेलने, कूदने, वहां पर ट्रांसपोर्ट करने, इवन कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट, सोडियम का ट्रांसपोर्ट, सबके लिए ऊर्जा चाहिए। इसको बहुत ऊर्जा चाहिए। अभी काम करने आया हुआ है और कहें कि हम तो, और मिस्त्री आए और कहें भैया हम तो वो औजार नहीं लाए, तो खत्म हो गया। मिस्त्री कहते हाथ से थोड़ा नल को ठीक करोगे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया लेके चला एग्जाम, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो दो चीजें इसके पास हुई। नर्व टर्मिनल क्यों कहा गया? टर्मिनल माने मिल रहा है। नीचे क्या है? मसल फाइबर, देखिए मसल फाइबर दिखाई दे रहा है। और ये एक और चीज है साइनेप्टिक वेसिकल। ये जो एरिया आपको बीच का दिखाई पड़ रहा है, इसी को टर्मिनल बोलते हैं। वो मतलब साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्टिक। तो साइनेप्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक जंक्शन इसी को बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए साइनेप्टिक वेसिकल क्या होता है? ये इसी में है। एक न्यूरॉन के जो नॉब बना हुआ था ना, ये देखिए, ये जो नॉब छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, ये दिखाई दे रहा है ना, छोटे वाले नॉब, पीले रंग, जहां पर ये पीले पीले, यही नॉब है। उन्हीं को बड़ा रूप में दिखाया जा रहा है आपका ये। ठीक है, इसमें क्या साइनेप्टिक वेसिकल है। इन वेसिकल्स में, वेसिकल माने एक थैले की तरह समझ लीजिए, इन थैलों में भरा हुआ है कोई न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप शब्द पर जाइए, शब्द नोट कर लीजिए। कोई भी ब्रेन का इंपल्स कभी भी कुछ कोई काम करेगा तो बिना किसी न्यूरोट्रांसमीटर के नहीं कर पाएगा, बिना किसी न्यूरोट्रांसमीटर के नहीं कर पाएगा। और न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? केमिकल होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। तो बिना न्यूरोट्रांसमीटर छिड़के हुए ये कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका छिड़काव करेगा इन पर, मसल फाइबर पर। न्यूरोट्रांसमीटर एक अपने आप में ही केमिकल है सर ये? हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। उसको ओके न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए कहा गया कि न्यूरो माने नर्व, उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिट माने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है, तो इसलिए उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया, बट इट इज केमिकल। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नोट कर लीजिए, एसिटाइल कोलिन। अब आप लोग जो है सेमेस्टर 4, 5 में आ रहे हैं, तो एसिटाइल कोलिन ये बहुत बड़ा है। उसको ACH कहा गया है। देखिए नीचे लिखा हुआ ACH। ठीक, हम ये समझा रहे हैं, आगे चल के ब्रेन बहुत फायदा होगा, इसको आपको समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। तो दो चीजें हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हुई इसके पास, साइनेप्टिक वेसिकल हुए जिसमें बैग हैं जो भरे हुए हैं। क्या भरा हुआ है उसमें? एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। और ये संपर्क में आ रहा है किसके? मसल फाइबर के। ठीक है, अब मसल फाइबर में क्या है? ये जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हरा हरा पड़ा हुआ, ACH रिसेप्टर। तो जब भी कोई भी शरीर में, ब्रेन में या किसी में,
जब भी कोई आदेश को लेगा, आदेश को देगा, तो रिसेप्टर का शब्द का इस्तेमाल आपको होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे शरीर में रिसेप्टर क्या करते हैं? वो कोई संवेदना को रिसीव करते हैं, कोई केमिकल रिसीव करते हैं। बिना रिसीव करे हुए वो आगे संदेश पहुंचा नहीं पाएंगे, तो इनको रिसेप्टर कहा जाता है। बट ये सारा शरीर में केमिकल ही है। ऐसा मत सोचिए कि कोई प्रेशर दे दिया तो आपको प्रेशर चला गया था। नो, प्रेशर फॉर्म हमेशा फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसी न किसी केमिकल में, केमिकल के माध्यम से हो जाएगा कहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, दाब हो, सब कुछ वो एसिटाइलकोलिन जो है वो हमेशा आपको एक्टिव रहेगी, वही बताती है। तो वो किसी भी मसल्स में एक्टिवेट करेगी और उसके बाद वो सूचना प्रसारण करेगी। तो ये जो है इसीलिए साइनेप्टिक वेसिकल है। और उन्हीं लिए अगर इसको एक्सेप्ट न करे, अगर उसको न पढ़ पाए तो रिसीव ही नहीं करेगी। जैसे कोई एक प्रधानमंत्री आता है, किसी देश में पहुंचता है, तो ये लिखा रहता है कि प्रोटोकॉल में कि उस देश का प्रधानमंत्री जाएगा कि उस देश का राष्ट्रपति से मिलने जाएगा, तय है। ठीक जी, वो रिसीव करेगा उसको, या रिसीविंग के लिए अलग से नॉमिनेट किया जाता है कि आप रिसीव करेंगे, ये प्रोटोकॉल की उसमें है। तो वैसा ही प्रोटोकॉल यहाँ मेंटेन है कि अगर एसिटाइलकोलिन है उसके पास, तो एसिटाइलकोलिन को कोई रिसीव करने वाला चाहिए, नहीं तो रिसीव ही नहीं करेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। जाओ करते रहो अपना काम, हम नहीं रिसीव करेंगे तुमको, वो आदेश नहीं मानेंगे। तो रिसेप्टर यहाँ है। क्लियर? अब फिर वही समझ लीजिए, जब ये नर्व, ये जो मसल फाइबर ऐसा नहीं था, ये तो सीधे था, लेकिन जब ये जंक्शन के रूप में आया तो इसने क्या किया, अपने को एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसने अपने को गड्ढों में, क्लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो इट इज नोन एज नाउ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये क्या बन गया? ये साइनेप्टिक, साइनेप्ट माने जंक्शन, साइनेप्ट माने जंक्शन जहां मिलते हैं, वो उसको क्लेफ्ट बन गया। क्लेफ्ट माने गड्ढे, तो क्लेफ्ट बन गया। क्यों क्लेफ्ट बन गया? आवश्यकता के अनुसार। इसने क्या किया, देखा कि आ रहा है, तो जो हमको एसिटाइलकोलिन यहाँ आएगा, वो जितना हमारा रिसेप्टर बढ़ जाएगा, इनमें रिसेप्टर है, तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो इन एरिया की वजह से एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी और वो अधिक काम को कर पाएगा, नहीं तो अधूरा काम करेगा। ठीक है, तो इसने अपने को आवश्यकता अनुसार इस क्लेफ्ट, इसको क्लेफ्ट बोलते हैं, गड्ढे, सड़क में जैसे गड्ढे पड़े होते हैं वो गड्ढे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ ना, तब आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं। जी सर। तो हम लोग आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं। और इससे आपको ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा तो 10 ही लाइन में है, लेकिन है कठिन। तो जैसे अब जब यहाँ पर पास में आ गया तो इसने क्या किया, यहाँ जनरेट हुआ, जैसे जनरेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल में एसिटाइलकोलिन है, तो यहाँ पर जो है एक मैसेज, जो पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन शुरू होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ गए हम लोग, क्लेफ्ट ये बना हुआ है, ये पूरा जंक्शन है आपका। अब ये क्या किया इसने, देखिए जैसे यहाँ पर आया और यहाँ पर इंपल्स कोई जनरेट हुई, तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर तो वो कैल्शियम का रोल यहाँ पर शुरू हुआ। देखिए यहाँ कैल्शियम का रोल शुरू हुआ, कैल्शियम के ये गेट खुल जाते हैं, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर सब जगह, ये बाहर क्या है, एसीएफ है, बाहर क्या है, नर्व के बाहर, जो इस नर्व के बाहर क्या होगा, फ्लूइड होगा, तो वो एसीएफ कहलाएगा ना जी। तो अब ये जैसे नर्व इम्पल्स आई तो उसने एक्शन पोटेंशियल वहां से जनरेट हुआ और नर्व का मूवमेंट हुआ और टर्मिनल तक हो गया। जब ये नॉक्स में हुए तो इनका जैसे पहुंचा तो यहाँ पर ये
ये बने हुए हैं क्या, कैल्शियम के चैनल्स, गेट बने हुए हैं। तो ईसीएफ बाहर यहाँ पर है, ईसीएफ में क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम के गेट जैसे खुले तो ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से, ये किसी वजह से नहीं, वही नर्व जो कर रही वही करा रही है। तो यहाँ पर जब करीब आके बनाया तो तुरंत ही कैल्शियम के गेट खुल गए, ठीक है। तो नोट सर- करके कैल्शियम का रोल, सर बुक में, रोल किया। सर ये बुक में कहाँ पर है सर, है कैल्शियम का रोल का कहाँ पर है बुक में सर? नहीं, उस पर बुक मत जाइए ना, अच्छा अच्छा, ओके बुक में तो हमने कहा 10 लाइन में है, 10 लाइन में थोड़ा वो इतना कठिन है वो बहुत। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ जाएंगे तो आप फंक्शन पूरा समझ जाएंगे ना, कि ब्रेन का उस मसल के फर्क से फंक्शन होता है। जी जी जी। इसलिए कह रहा हूँ, तो उसको समझ लीजिए बहुत, वो तो 10 लाइनों में लिख दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। लेकिन तो अब ये जो यहाँ पर जैसे ये आया, और एक्शन पोटेंशियल शब्द का है, एक्शन पोटेंशियल शब्द है, वो आया, उसको वो सोडियम ने जनरेट किया होगा, वहां से यहाँ आया, और जब जैसे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट बना लिया, इसने ये वाला बना लिया, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कहलाते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेट्स कहलाते हैं। क्यों वोल्टेज गेट, वो एक पर्टिकुलर वोल्ट माने करंट का वोल्ट, पर्टिकुलर वोल्ट पर वो खुल जाते हैं। तो वोल्ट किसने बनाया, एक्शन पोटेंशियल ने बनाया, न्यूरॉन ने बनाया, न्यूरॉन की वजह से ये वो वोल्ट बना, उस वोल्ट की वजह से है। तो उस वोल्ट की वजह से कैल्शियम के चैनल खुल गए, तो रोल ऑफ कैल्शियम स्टार्ट्स। इसलिए मैं नोट करते रहिए कि कैल्शियम का रोल कहाँ कहाँ है। तो कैल्शियम का रोल यहाँ है, तो कैल्शियम गेट खुले, जैसे कैल्शियम गेट खुले तो इन्होंने इन पे अटैक कर दिया, साइनेप्टिक वेसिकल पर। इनको अटैक करने के बाद क्या हुआ, ये एसिटाइल कोलिन इनका बाहर आ गया, इस पर अटैक किया, तो एसिटाइल कोलिन इन पर एक्ट किया साइनेप्टिक वेसिकल पर, तो ये खोल दिया, जो उसमें कोई कवर था वो हटा दिया, और हटाने के बाद जैसे हुआ तो ये सब एसिटाइल कोलिन बिखर गया, और ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर ड्रॉप करके यहाँ पर आ गया, सब ड्रॉप करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये सब एसिटाइल कोलिन हम ड्रॉप के रूप में दिखा रहे हैं, अधिक नहीं दिखा, मतलब कलर में अगर कर दें तो शायद दिखे, तो जैसे इस तरह नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है सर। हाँ बस ठीक है। तो ये यहाँ पर इन सब में बिखर गया एसिटाइल कोलिन, ठीक, ओके सर। अब क्या हुआ, अब इसका कैल्शियम रोल यहाँ पर हुआ, एसिटाइल कोलिन को निकाला, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ गया, और ये सब आ करके यहाँ पर इन सब पूरे रूप में। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए, पढ़िए इसको, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये जहां पर हमारा ये क्या लिखा हुआ है, ACH रिसेप्टर्स। हाँ, बैक रिसेप्टर्स। ACH रिसेप्टर माने क्या हुआ, जैसे ही एसिटाइल कोलिन, ACH माने एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये इसने देखा कि एसिटाइल कोलिन आ गया, तो इन्होंने रिसीव कर लिया, सबको स्वागत किया कि आइए भाई, सबको माला पहना दिया कि भाई आइए, ठीक। अब ये उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन आ गए, और उनको इन्होंने बाइंड कर लिया, इसको सब लैंग्वेज यही है कि बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद क्या हुआ, अब अंदर क्या है, अंदर फंक्शन पता नहीं दिखाने के लिए कोई है कि नहीं, देखिए इसमें और बढ़िया से दिखा हुआ है, ये कैल्शियम चैनल है ना, तो कैल्शियम चैनल खुल गए, ये कैल्शियम चैनल गेट है, वोल्टेज गेट माने एक पर्टिकुलर वोल्ट पर ये खुलेंगे, और ये एक कैल्शियम के लिए खुलना, तो कैल्शियम के लिए खुलेंगे। अब ये इसको दिखाया सार्कोलेम्मा, बाहर का ये है, इसने अपना सब बना दिया है, ये बना हुआ है, और ये आपका एसिटाइल कोलिन देखिए यहाँ, और ये आपका मसल फाइबर है, और ये उसके क्लेफ्ट बने हुए हैं, और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ने इनको बांध लिया है। तो दो तरह, अभी ये एक ही गेट है। अब जैसे ये गेट यहाँ पर हो गया,
वैसे ही इनको यहां पर सोडियम जैसे ये अंदर आ गया तो इनके अंदर यहां पर सोडियम गेट्स खुल गए, ये सोडियम चैनल वाले, सोडियम चैनल के ये खुल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आए, सब आए, इन्हें बांध लिया, वैसे ही इस वाले में, अब इस वाले में ये सार्कोलेमा में बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, इसमें जो है वोल्टेज जो है, इनको दूसरा गेट बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। इसमें दोनों में अंतर ये कि इसमें सोडियम के अलावा भी दूसरे आ सकते हैं, तो ये सोडियम गेट खुल गए, ठीक है। अब जैसे ये सोडियम गेट खुल गए तो इन्होंने क्या किया, इस लाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ कोलिन आया, इसको रिसीव किया इन्होंने, रिसीव करने के बाद यहाँ ले गए, ये इनका सोडियम चैनल खुल गए। तो यहाँ इसको जैसे सोडियम की बात जब करेंगे नर्व में, तो हम लोग डिपोलराइजेशन बोलेंगे उसको शब्द को, कि डिपोलराइज्ड हो गए, ये डिपोलराइज्ड हो गए, इतना बस समझ लीजिए, ये डिपोलराइज्ड हो गए। जब सोडियम यहाँ भी आया था ना, जो शुरू में हुआ था, याद करिए एक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी जब आया तो डिपोलराइज्ड हो गया, यानी एक्शन में कोई चीज आ गई। तो इस सोडियम की वजह से क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ सोडियम चैनल खुल गए इनके लिए, मसल के लिए, फिर अंदर जा है, अब अंदर दिखाया नहीं इन्होंने, मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर भी मसल्स में एटीपी अणु बहुत होते हैं। याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों है वहां पर, मसल में सबसे अधिक, बोलिए। सर एनर्जी बनाने के लिए। यस, यहाँ पर एनर्जी और चाहिए, क्यों, मसल क्या काम क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मोटर मूवमेंट, मोटर माने मूवमेंट। अगर हमको दौड़ना अचानक जो है कुत्ता दौड़ा ले हमको, तो क्या करेंगे, बोलिए। सर मसल को ज्यादा पावर चाहिए हाँ, ये भागने के लिए, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बहुत जरूरी है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम है भंडार, ये सुरक्षित रखते हैं अपने लिए मसल, है ना। हम लोगों ने बहुत पढ़ा ना कि बहुत से फैट भी इनके सब रहता है, याद करिए मसल्स में बहुत सुरक्षित, बहुत फैट होता है, फैट होता है इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें कैल्शियम होते हैं। तो जैसे ही ये सर प्रोटीन भी तो होता है सर, हा? प्रोटीन वो नहीं, और तो होगा ही, ये नहीं कह रहे प्रोटीन से बने सभी, बिना प्रोटीन के संभव नहीं है, लेकिन वो भी है। तो ये जैसे ही हुआ तो ये यहाँ भी जो, अब ये मूवमेंट कैसे होता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सोडियम हो गया, तो सोडियम चैनल जब खुल गए तो वो डिपोलराइजेशन शुरू हुआ। वो डिपोलराइजेशन का अर्थ ये है कि वो जो वोल्ट है, वोल्ट का क्रिएशन, वोल्ट का कम ज्यादा होना ही डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन की श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से आगे चल के मूवमेंट होते तमाम। तो अब इस डिपोलराइजेशन की वजह से इनका अंदर में कैल्शियम रखा हुआ है, यहाँ कहीं है, यही कहीं होगा, कोई इसमें बना नहीं है, लेकिन बना दूं माने यहाँ पर कहीं कोई है, स्टोर हाउस है, वो कैल्शियम चैनल खुल गया। अब इस कैल्शियम चैनल के खुलने से कैल्शियम बाहर आ गया, जो स्टोर हाउस है वो कैल्शियम बाहर आ गया मसल सेल में। देखिए ये पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन कही जा रही है ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक, ये तो प्री साइनेप्टिक है, ये वाली आई थी नर्व, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। तो अब पोस्ट साइनेप्टिक बात कर रहे हैं कि यहाँ सोडियम गेट खुल गए, जिनकी वजह से सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया तो उसने डिपोलराइजेशन किया, तो डिपोलराइजेशन से कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उससे कैल्शियम को खोल दिया। तो सोडियम की महत्ता, कैल्शियम की महत्ता, दोनों की महत्ता है, और कैल्शियम जब खोल दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हम लोग बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका अभी बताया था सार्कोमियर, बताया था सार्कोमियर, सार्कोमियर कहा था हमने, क्या कहा था कि सार्कोमियर जो मसल सेल के सबसे छोटे भाग में जो
ट्रेन की तरह वह सिगरेट के अंदर सिगरेट, सिगरेट के अंदर सिगरेट, ये है। तो वैसे ही सार्कोमियर जो है वो फंक्शनल इकाई है। तो सार्कोमियर माने ट्रेन का डिब्बा, ऋतु जैन आप भी समझ लें। सार्कोमियर माने ट्रेन का डिब्बा, मतलब ट्रेन का डिब्बा जिसमें माइक्रोफिल माने माइक्रोफाइब्रिल माने वो मायोफाइब्रिल माने ट्रेन का डिब्बा जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट में साइकोमियर होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट साइकोमियर होते हैं, और उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारी पूरी ट्रेन छोटी हो जाएगी, 100 मीटर की ट्रेन 10 मीटर में हो जाएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर सार्कोमियर हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो दूसरा सार्कोमियर होगा, एक साथ सब सार्कोमियर हो जाएंगे तो ट्रेन छोटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मसल जो हमारी बहुत बड़ी ट्रेन के रूप में है वो भी छोटी हो जाएगी। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन, यद्यप मसल में बाहरी तौर पर सार्कोलेम्मा है, जो हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल इकाई है, जो हमारी स्ट्रक्चरल इकाई है, लेकिन उसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट, सिगरेट के अंदर सिगरेट, सिगरेट के अंदर सिगरेट, सिगरेट बंडल के अंदर सिगरेट, फिर सिगरेट के बंडल के उसी तरह सिगरेट की तरह लंबाई में है। ऐसे में जब हमारा सार्कोमियर जो सबसे छोटी यूनिट है, अगर वो जिसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन, वहां लिखा होगा जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमियर बोलते हैं, और इसीलिए इसको फंक्शनल इकाई बोलते हैं, क्योंकि इसके फंक्शन होते ही, इसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही पूरी का पूरा सार्कोमियर, सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हमारा बाहर का जो मसल है, पूरा मसल सेल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके फंक्शनल इकाई, इसलिए कहा गया कि ये फंक्शनल, यही फंक्शनल इकाई है, इसके फंक्शनल होते ही सारे अपने आप फंक्शनल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा कि इस वाले में एसीएच रिसेप्टर्स में सोडियम चैनल खुले, इसने कोई क्या किया, डिपोलराइजेशन किया, जिसको बोलते हैं, अब भाषा में डिपोलराइजेशन बोलते हैं, कि वो डिपोलराइजेशन माने कोई वोल्टेज का कम ज्यादा होना, ये है करंट, मतलब करंट का प्रवाहित होना, करंट का होना, उसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं। अब उस पर क्या है, इसके अंदर जो मसल फाइबर के अंदर बैठे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम चैनल खुल गए। ये कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, ये कैल्शियम चैनल एक्ट करेंगे किस पर, अब यहां से केवल नोट कर लीजिए, वो फिगर नहीं बता सकता हूं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हम लोग भूल जाएंगे सब। सिंपल है। इसके बाद ये सारे हमारे चैनल क्या करेंगे, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जाएगा तो सार्कोमियर में एक्ट करेगा। सार्कोमियर में हम लोगों ने पढ़ा होगा बैंड, अभी बैंड पढ़ेंगे, ए बैंड, आई बैंड, इनको प्रभावित करेंगे। तो वहां पर दोनों बैंड इस तरह लगे हुए हैं कि एक बैंड खींच सकता है दूसरे को, यूं खींच सकता है, लेकिन अगर हमेशा के लिए खींच ले तब क्या होगा, तब तो स्पाज्म हो जाएगा, मसल स्पाज्म। तो नहीं, जब कैल्शियम की आवश्यकता हो, जब स्पाज्म होना हो तभी हो, जब हमको कॉन्ट्रैक्ट करना हो तब हो। तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम जा करके ये उनके एक दोनों के बीच में ढकना लगा रहता है, एक ढक्कन कवरिंग होती है कि दोनों हमेशा मिलने ना पावे, नहीं तो स्पाज्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो ढक्कन को कैल्शियम जाके उखाड़ फेंकता है और दोनों मिल जाते हैं, वो खींच लेता है। जैसे खींच लेता है तो वो पूरा का पूरा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, एक सार्कोमियर, दूसरी सार्कोमियर, तीसरी, सारी सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसको समझ के एक्ट कर रहे हैं कैल्शियम। तो सब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैसे ही तुरंत उसने, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट जहां से मसल हो गया, उसने हाथ को मूवमेंट करा दिया, उठा लिया। दिस इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, फंक्शन ऑफ। इतना कठिन है, वहां 10 लाइनों में है, कोई नहीं समझ पाता है, हम ही लोग बहुत धीरे धीरे समझ पाए हैं। वहां तो लिखा समझता कि बटन आकार का है, वो है, वह सरल है, लेकिन तो इसमें आवश्यकता किसकी है,
हम लोग किसकी बताएं, कौन कौन से हम लोग पढ़े केमिकल? सर सोडियम, यस, और कैल्शियम, कैल्शियम, और एक आप उसमें ये वाला नहीं पढ़े, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज केमिकल। तो ये एसिटाइल कोलिन की कोलिन यहां पर पहले सोडियम एक्ट किया वहां पर इसको नर्व को इंपल्स देने में, फिर यहाँ कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम चैनल खुलने से ये एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया, इनको खोल दिया, फिर यहाँ पर एसिटाइल कोलिन अंदर फैल गया, तो फिर एसिटाइल रिसेप्टर्स ने उनको रिसीव कर लिया, जैसे रिसीव कर लिया वैसे ही तुरंत यहाँ सोडियम चैनल फिर खुल गए, सोडियम चैनल खुल गया तो सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया तो उसने फिर कैल्शियम चैनल जो यहाँ रखा हुआ मसल में, उस मसल चैनल को उसको खोल दिया, इन लोगों जाके सार्कोमियर में एक्ट कर दिया, और सार्कोमियर में जो ए बैंड है और आई बैंड है उस बैंड को प्रभावित कर दिया। एक बैंड में दोनों बैंड के बीच में एक गैप इसलिए रखा गया है ताकि हमेशा मिले रहने पर ये खींचे रहेंगे तो वो मसल स्पाज्म होता रहेगा, वो ऐसे खींची रहेगी मसल, तो मसल खींची नहीं रहे तो ढक्कन लगा दिया गया कि दोनों मिलने ना पावे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप से ग्रुप हो तो ग्रुप दो ग्रुप मिल जाए और उसके बीच में ऐसा लगा दीजिए मटेरियल जो मिलने न पावे, तो वो उसके दोनों मिल नहीं पाएंगे, और उसको हटा देंगे तो दोनों मिल जाएंगे। तो ऐसे चिपका दिया, उसको हटाने पर क्या किया इन्होंने, तुरंत कैल्शियम ने जाकर उस ढक्कन हटा दिया, हटाने के बाद ही वो दोनों ए बैंड आई बैंड दोनों जो आप पढ़े होंगे थिक लाइन और थिन लाइन, दोनों लाइन आपस में खींच लेंगे, जब खींच लेंगे तो सार्कोमियर छोटी पड़ गई, ऐसी सारी सार्कोमियर छोटी पड़ गई, पूरी मसल की सार्कोमियर छोटी पड़ गई और कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज सेड टू बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर समाप्त हुआ। कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर समझ में तो आ रहा है, वापस सुननी पड़ेगी एक दो बार, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है ये। नहीं, हमने इसलिए कहा कि जब नर्वस सिस्टम को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये उसका बहुत ऐसे ही फंक्शन सब जगह होगा, नर्व टू नर्व भी होगा, वहां एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से करता है, तो वो डेंड्राइट से करेगा तो वहां भी कोई ये जंक्शन बनेगा, यहाँ मसल से कर रहा है तो ये जंक्शन अगर नहीं समझ में आएगा कि क्या रोल क्या है, एसिटाइल कोलिन का रोल क्या है, तो कैल्शियम, यानी हमको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हमको सोडियम चाहिए। सोडियम कहाँ होता है, ईसीएफ में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अंदर अंदर तो होता है पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम होता है और सेल के बाहर सोडियम होता है अधिक परसेंटेज में, दोनों वहां भी होता है लेकिन वहां सोडियम कम होता है, पोटेशियम अधिक होता है ईसीएफ में, आईसीएफ में, और ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यहाँ पर सोडियम अधिक होता है। तो सोडियम का रोल क्या है, सोडियम जरूरत है हम लोगों को, सोडियम कम नहीं होना चाहिए, पोटेशियम कम नहीं होना चाहिए, और एसिटाइल कोलिन ऐसा केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ट्रांसमिट करने में काम आता है। तो ये केमिकल है, इसकी वजह से फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम में। कैल्शियम की उपयोगिता क्या है, देखिए कैल्शियम यहाँ जरूरत है, हम लोग कह रहे थे केवल हड्डी में जरूरत है, ना यहाँ देखो नर्वस टिश्यू की कितनी जरूरत है, बिना कैल्शियम के कोई काम नहीं हो सकता, तो केवल हड्डी में नहीं, यहाँ भी कितनी उपयोगिता है उसकी कि बिना उसके कैल्शियम के बिना काम नहीं हो सकता। इसलिए हाँ बोलिए, अरे आपका हैंड रेज का लगा हुआ शायद बेकार, गलत हो गया, चलिए ठीक। प्रतिमा राज समझ में आया आपको, तो आपके लिए बहुत नई चीज है, हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा। जो उसमें पेज नंबर 139 में
केवल 10-12 लाइनें की है, उसको पूरा हमने उसको पूरे क्लास में समझाया, एक पूरा 1 घंटा लगा। तो ये समझिए कि कठिन है, वो उतना तो बहुत सरल समझ में आना, लेकिन ये इसमें ये है कि आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ गए। अब आपको कोई भी फंक्शन, चाहे न्यूरो टू न्यूरो, चाहे वो साइनेप्टिक कोई भी आपको पढ़ना हो, तो आपको समझ में साइनेप्स क्या है, प्री साइनेप्टिक क्या है। प्री साइनेप्टिक माने जो प्री साइनेप्ट क्या बना रहा, कौन सा है, नर्व आया, नर्व ही तो है, तो उसने प्री साइनेप्टिक जंक्शन बनाया। पोस्ट साइनेप्टिक क्या मसल है, तो पोस्ट साइनेप्टिक मसल, दोनों के बीच में स्पेस है, ऐसा नहीं कि वो है। और यहां से वर्चुअली क्या है, एसिटाइलकोलिन जाता है, दूसरे में रिसेप्टर है। रिसेप्टर माने रिसीव नहीं करेगा तो रिसीविंग बेकारी हो गया, तो कोई काम ही नहीं पाएगा। रिसीव करने पर कोई चैनल खुलेगा, वो सोडियम चैनल खुलेगा, सोडियम चैनल इसमें सोडियम चैनल खुलेगा, फिर कैल्शियम चैनल को खोलेगा, कैल्शियम चैनल खोले जाएंगे तो कैल्शियम चैनल जा करके उसको ढक्कन को खोलेगा और उसको स्पाज्म वो कॉन्ट्रैक्ट कराया देगा। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट, बस खत्म। छोटाई छोटी हो गई, जैसे छोटी हो गई तो चूंकि टेंडन जो है अटैच होते हैं 1-2 बोन से, टेंडन माने हार्ड टिश्यू, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो वो एक टिश्यू से ऊपर से अटैच होगा, मान लीजिए ह्यूमरस से, तो दूसरा होगा रेडियस अल्ना से, तो दोनों एक ही से नहीं हो सकते, तो फायदा क्या है। तो दोनों से अटैच हो गए, तो जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे हाथ ऊपर उठ गया। तो इस तरह ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फंक्शन हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम। जितना हम लोग उसमें पढ़ाए थे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, उसको नहीं पढ़ाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में जो पढ़ाना चाहेंगे वो थोड़ा सा प्लेक्सिस को फिर से याद कराएंगे, रिवाइज करा देंगे, व्हाट इज प्लेक्सिस एंड व्हाट इज गैंग्लियन। 2 चीजों पर हम लोग बात करेंगे, और ये बात करके फिर हम लोग प्लेक्सिस के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे सीधे उसमें। और जो आपके ये इसके जो C1 C2 वाले वो हैं, इनको आप लोग इसलिए पढ़िएगा कि ये 2 नर्व्स की हम लोगों को वो उनके नाम बताए गए हैं, ये नाम पूरा मेडिकल नाम है, तो वो उसकी उपयोगिता की है क्या है, केवल कि आपको ये समझना है कि इनसे काम क्या होता है, लेकिन इनके नाम जानना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपने जो ट्रीटमेंट वाले चरण 3 में है उसके आधार पर हम लोग करेंगे। हम प्लेक्सिस केवल जान लेंगे कि ये प्लेक्सिस कौन कौन से प्लेक्सिस होते हैं, और बस। और ये उन्होंने तिवारी जी ने सर्कमरोटेशन और सब एबडक्शन और एडक्शन दोनों में वही अंतर बता दिया था। एबडक्शन माने अपहरण करना, दूर ले जाना। कोई अपहरण करके घर में थोड़ा रखेगा, आपके घर से दूर ले जाएगा, तो वो अपहरण कर लिया, तो वो एबडक्शन हो गया। एडक्शन माने पास में सर्कमरोटेशन हो गया। ऐसे ही सब फ्लेक्शन है वो है, उन सबको याद करना है। फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके सेंसरी जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स है उनके बारे में बता देंगे। व्हाट आर ट्रैक्ट्स में क्या है, उनका रोल क्या है। देन हम लोग आगे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम लोग सीधे ब्रेन सिस्टम में हम लोग यहाँ से प्रवेश करके अगले बार से हम लोग ब्रेन सिस्टम पे आएंगे। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, हम लोग सबको बताएं। इनके माध्यम से हमको ट्रीटमेंट सीखना है कि क्या है। अगर हम ये जान गए कि हमको एसिटाइलकोलिन की आवश्यकता है किसी फंक्शन में, तो हमको एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाला कोई जो हमारे पास जो भी हो 10 द्रव्यों में या चाइनीज में या आयुर्वेदिक में, हमको वो करना है। कैल्शियम की कमी होगी तो हमको कैल्शियम कमी पूरा करने के लिए नर्वस टिश्यू को भी ठीक करना है। जो फंक्शनल मोटर नर्व हमारी फंक्शनल नहीं होंगी अगर कैल्शियम नहीं होगा। अगर सोडियम नहीं होगा तो मोटर नर्व एक्शन में नहीं आएंगी। इसलिए हमको सोडियम की कमी होगी तो हमको ट्रीटमेंट करना है, कैल्शियम कमी होगी तो ट्रीटमेंट करना है। एसिटाइलकोलिन वगैरह जो भी आवश्यक है ट्रांसमीटर, जहां कमी होगी उनको भी हम लोग ट्रीट करना होगा। तो फिर हम लोग सबको ये बताने के माध्यम से हमारा ये है कि सबको जागरूक हो, सभी पढ़ें, सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ताकि हम लोग फिर ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये सपना पूरा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग कल तो ऑफ है, हम लोग फिर अगली बार हम लोग मिल रहे हैं
अ, थर्सडे को सर अगली